Hello everyone, welcome back to फिलर फॉर्म ऐप। आप सभी का फिलर फॉर्म पर फिर से स्वागत है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, हम लोग रिसर्च में आगे पढ़ने वाले हैं। तो बिना कोई लेट किए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मैं शिल्पी आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ समझ आ रहा होगा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं प्लीज बताइए। भावना, मनीष कुमार, ओके। गुड आफ्टरनून मनीष। हेलो भावना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो भावना, आपकी फर्स्ट क्लास है। यस मैम, ओके। आपने कब ज्वाइन किया भावना, कहाँ से हो आप? अपना इंट्रोडक्शन बताइए आप लोग। पिछले बैच में भी अभी की क्लास में एक और ज्वाइन हुए थे, उन्होंने भी नहीं बताया अपना क्लास ये इंट्रोडक्शन। तो हमारी यह है कि जो भी फर्स्ट क्लास जिनका होता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन इस बैच में सभी को बताते हैं ताकि सभी एक दूसरे को जान सकें। ठीक है, तो जब तक मैं आगे बता रही हूँ आप बताइए कहाँ से है, क्या कर रही हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, कब ज्वाइन किया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश, ओके। हिमाचल प्रदेश से हैं आप। आपको ये क्लास कहाँ से पता चला? यूट्यूब में देखा आपने या कहाँ से आपको पता चला इस क्लास के बारे में? आप नेट फर्स्ट टाइम देंगे या पहले दिया है? यस मैम, यूट्यूब पे। ओके, यूट्यूब की क्लास देख के आए, ओके। तो अभी हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैम, ओके। रिसर्च पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने जस्ट पिछले क्लास में ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन पढ़ा है और अब हम लोग नैरेटिव रिसर्च डिजाइन जो है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैरेटिव रिसर्च डिजाइन क्या है? नैरेटिव नाम से ही लगता है ना, नरेशन मतलब नरेट करना, किसी को स्टोरी कहना, पूरा डिस्क्राइब करके बताना। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ये कैसा अप्रोच होगा? ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू स्टोरीज that delves into the rich tapestry of human experiences through stories। मतलब ये आकर्षक कैसा है, कथात्मक। कथा मतलब क्या है? कथा कहना बोलते हैं ना, कहानी सुनाओ या कोई भी कॉन्सेप्ट मैं बोलती हूँ कि अच्छा को एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या कहने वाली हूँ। जैसे टाइप 1 और टाइप 2 एरर मैंने कहानी से बताया आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मनीष, कथन, हाँ। तो कथा में क्या एक्सपीरियंस बताते हैं अपना, स्टोरी कह के कि मैं वहां गई तो ऐसा हुआ, मैं हिमाचल प्रदेश गई तो वहां शिमला गई तो ऐसा हुआ, या यहाँ मैं रहती हूँ तो यहाँ पे ये होता है वो होता है, स्टोरी के जरिए बताना। ठीक है, तो ये जो है स्टोरी बेस्ड रिसर्च है, नैरेटिव रिसर्च। ठीक है, जो कहानियों के माध्यम से मानवीय अनुभवों की समृद्ध टेपेस्ट्री को उजागर करते हैं। अध्ययन कैसे करते हैं हम लोग? कहानी के माध्यम से। ये क्या है, लोग अपने द्वारा बताई गई कहानियों की जांच करके अपने अनुभवों का अर्थ कैसे निकालते हैं, ये यह समझने में यह शोध केंद्रित है। फिर से देखेंगे, कथात्मक शोध कथात्मक शोध यह समझने पर केंद्रित है कि लोग अपने द्वारा बताई गई कहानियों की जांच करके अपने अनुभवों का अर्थ कैसे निकालते हैं। यह विशिष्टता और विविधता पर जोर देते हुए व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की जटिलता को अपनाता है। विशिष्टता और विविधता को जोर देते हुए, देख लेंगे,
complexity of individual and social lives, emphasizing particularly on diversity. ठीक है। अन्य गुणात्मक ढांचे के विपरीत कथात्मक अनुसंधान स्वचालित आरंभ या समापन बिंदु प्रदान नहीं करता है, जिससे आकर्षक और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकता है। तो ये सब इतना जानने का है, जो समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया आपको इसको ये समझो कि नैरेटिव में क्या है, कथा के जरिए जो हम लोग जो भी बातें कहते हैं उसके बारे में पढ़ा जा रहा है कि कैसे वो एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीजों को। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं भी समझ आया तो उसका वर्ड का अगर मीनिंग पता हो तो आप उसका अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या बातें कही जा रही है, क्या इसमें बोला जा रहा है ना। तो कोई भी चीज को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिसर्च भी मैंने पढ़ाया है तो बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल समझा समझा के व्हाट इज से समझाया है। जो रेगुलर देख रहे हैं जैसे मनीष स्टार्टिंग से है और जो भी है इसमें, तो उन लोगों को समझ आ रहा होगा कि रटने की बिल्कुल भी कहीं भी जरूरत नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं। आप समझिए बस, रटना तो कोई चीज चाहिए ही नहीं। रटने से आप एग्जाम पास कर लोगे मुश्किल से, लेकिन लाइफ में क्या होने वाला है, कहीं भी आपको कोई भी चीज याद नहीं आएगी। रटा हुआ चीज लॉन्ग टर्म थोड़ी याद होता है ना। तो इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स नैरेटिव रिसर्च का क्या क्या है, कथा अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस मतलब देखते हैं, लाइफ स्टोरीज, रीस्टोरिंग, हॉलिस्टिक अप्रोच। यहाँ क्या क्या है, व्यक्तिगत अनुभव होता है कथा में, फिर जीवन की कहानियां होती है, पुनर्कहानी होता है, समग्र दृष्टिकोण होता है। व्यक्तिगत अनुभव क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का अतीत और वर्तमान के अनुभवों को कालक्रम को पकड़ते हुए व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का पता लगाया जाता है, ये है व्यक्तिगत अनुभव। फिर जीवन कहानियां क्या है, शोधकर्ता क्या है, बातचीत, साक्षात्कार, फील्ड नोट्स और अन्य माध्यमों से जीवन कहानियां एकत्र करते हैं, बातचीत करके कहानियों का पता लगाया क्या हुआ, कैसे हुआ कहानी। तो मतलब जो भी चीजें हमें मिल रहा है, जो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं वो कहानियों के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है। पुनर्कहानी क्या है, इसमें समय, स्थान, कथानक, दृश्य, सेटिंग, पात्र, कार्य, समस्या और समाधान जैसे तत्वों पर विचार करते हुए किसी व्यक्ति की कहानी को कालानुक्रमिक क्रम में फिर से लिखना शामिल है। अभी रामायण जैसे बोलेंगे कि रामायण आप फिर से लिखो, हाँ, रीस्टोरिंग। तो रामायण कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से उसको लिखा जाता है ना, कहानी फिल्में बन रही है तो उसको अपने अपने अकॉर्डिंग सब फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लेते हैं और अपने हिसाब से सीक्वेंस से उसको फिर बनाते हैं। फिर वैसे हॉलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण। इसमें क्या हॉलिस्टिक मतलब क्या बोला, ऑल राउंड होता है डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट रहा तो अप्रोच में है कि सभी समग्र, तो सभी चीज को लेते हुए इसमें होगा। मतलब इसमें समग्र में क्या होगा, किसी भी आदमी में, मतलब कोई भी कथा है, दृष्टिकोण की बात हो रही है तो ये क्या होगा, इसमें कथात्मक अनुसंधान एक समग्र व्यक्ति केंद्रित परिप्रेक्ष्य को अपनाता है, जिसमें क्या होगा, स्पष्ट और अंतर्निहित दोनों अर्थों की जांच की जाती है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मीनिंग्स दोनों निकलता है हॉलिस्टिक अप्रोच में। ऑल राउंड कैसे होगा, ऑल एक बॉल है, बोलेंगे इसका हॉलिस्टिक अप्रोच बताओ क्या होगा, तो फुटबॉल के अंदर की क्या है उसका और बाहर की क्या है उसका सारा कुछ मीनिंग निकाला जाएगा, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ओके, क्लियर है। फिर है को कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, मतलब अर्थ का सह निर्माण। यह इस बात पर ध्यान देता है कि आख्यान कैसे तैयार किया जाते हैं, उपभोग कैसे होते हैं, चुप कराए जाते हैं, विरोध किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। सह निर्माण में क्या है, कोई भी नैरेटिव जो है, कहानियां जो भी है, कैसे बनता है, कंज्यूम कैसे होता है, साइलेंस्ड कैसे होता है, कंटेस्टेड कैसे होता है, एक्सेप्टेड कैसे होता है। कोई कहानियां कोई कह रहा ना बताया तुम्हें नहीं पता, चुप रहो। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। और आज अभी और आपको स्पीड से पढ़ना होगा क्योंकि मैं आज, मेरा टारगेट है यहाँ तक बताने का। नैरेटिव रिसर्च डिजाइन है, उसके बाद केस स्टडी है, इथनोग्राफी, ये सब सब मुझे यहाँ तक बताना है। तो इतना बताने में 1 घंटा में आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, बट फिर भी बताती हूँ, इजी ही है तो जल्दी जल्दी बताती हूँ, आप लोग बस बने रहिए। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से मल्टी लेवल इंक्वायरी है। मल्टी लेवल इंक्वायरी में क्या आएगा, एक्सप्लोर लेयर्स ऑफ मीनिंग, इंडिविजुअल एजेंसी एंड सोशल चेंज। जो भी कोई बता रहा है, कोई बात बता रहा है, उसमें क्या मीनिंग है क्या नहीं है उसके बारे में बातें की जाती है। तो ये सब सिंपल चीजें। नैरेटिव रिसर्च मतलब कथात्मक, इतना याद रखो, कथा किस तरह की होती है। तो ये सारे उसके आप कीवर्ड्स याद रखोगे तो याद हो जाएगा। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, लाइफ स्टोरीज है, रीस्टोरिंग है, हॉलिस्टिक अप्रोच है, को कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग है, मल्टी लेवल इंक्वायरी, ये सब चीजें हैं। उसके बाद नैरेटिव रिसर्च डिजाइन जो 16 टाइप का रिसर्च डिजाइन है कथात्मक।
16 प्रकार के कथा अनुसंधान डिजाइन होते हैं। कौन कौन से? इंटरसेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्टोरी, मतलब भाषाई विश्लेषण और कहानी के उपयोग का अंतर्विरोध। इसमें क्या होता है? दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिसिपेंट्स स्टोरी सच एज द इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड रिसोल्यूशन। इसमें क्या होता है? इस दृष्टिकोण में प्रतिभागी की कहानी के तत्वों का विश्लेषण करना शामिल है। कोई भी कहानी जो बता रहा है, जैसे कैसे परिचय हुआ, कैसे कार्रवाई, बातचीत कैसे बढ़ी, क्लाइमैक्स कैसे हुआ, संकल्प कैसे हुआ, ये सब चीजें। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें अपना फिलर फॉर्म का भी मान सकते हैं, क्या फिलर फॉर्म से कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुए, राइजिंग एक्शन क्या हुआ, क्लाइमैक्स क्या हुआ, रिसोल्यूशन क्या हुआ, किसी भी चीज का स्टोरी आप वैसे ले सकते हैं। फिर दूसरा स्टैंडर्ड नैरेटिव इंक्वायरी, इसमें मानक और कथा पूछताछ है। इसमें लोगों की कथा एकत्र करते हैं रिसर्चर और उनके अनुभवों का पता लगाने के लिए उनका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। तीसरा है दृश्य कथा विश्लेषण, मतलब विजुअल नैरेटिव एनालिसिस। विजुअल ये वर्ड ही है, तो विजुअल मतलब क्या आएगा? विजुअल चीजें, दृश्य वाली चीजें। दृश्य वाली चीजें क्या आएगा? विजुअल मटेरियल्स में क्या आएगा? फोटोग्राफ्स है, वीडियोज है, आर्ट वर्क है। उससे जो है अंडरस्टैंड होता है क्या? इंटरप्रेट नैरेटिव। जैसे हड़प्पा संस्कृति है, उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं मिला है, लेकिन उसका जो डीपी है उसको पढ़ा भी नहीं जा सका है, लेकिन उसके जो मतलब उस टाइम के जो मिले हैं, बर्तन मिले हैं, उसका घर का जो आकार मिला है, सब शहर, मतलब उसे उस सब को स्टडी करके क्या मिलता है? इंटरप्रेट नैरेटिव्स। फोटोग्राफ्स मान लो, उसको मान लो, वीडियोस है, आर्ट वर्क है, जो भी चीजें हैं, वो उस टाइम की जो मूर्ति जो मिली है, अन्य कौन कौन से मिले हैं, महान स्नानागार मिले हैं, क्या सब मिला नहीं, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको स्टोरी बनाते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, थिंग्स क्लियर है? ओके। फिर है फोटो एलिसाइटेशन, मतलब फोटो एलिसिटेशन। इसमें क्या होगा? प्रतिभागियों को अपनी कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए साक्षात्कार के दौरान संकेतों के रूप में तस्वीरों का उपयोग करते हैं। Researchers use photographs as prompts during interviews to encourage participants to share their stories. Photographs का यहाँ पे यूज होता है। फिर narrative analysis प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिसर्चर एनालाइज एग्जिस्टिंग नैरेटिव प्रोजेक्ट्स, क्या क्या है, जैसे लिटरेचर है, फिल्म्स और डॉक्यूमेंटेशन है, टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स। कथा विश्लेषण परियोजना है। इसमें क्या होता है? शोधकर्ता अंतर्दृष्टि निकालने के लिए मौजूदा कथा परियोजनाओं जैसे कि साहित्य है, फिल्में हैं या वृत्त चित्र का विश्लेषण करते हैं, वहां एनालाइज करते हैं। कोई भी देखते हो कि कोई भी किताब बनी, गोदान लिखा है, या कोई उस पर पिक्चर बनी जाती है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है। ऑल क्लियर है मैम? उसी तरह से क्या है? एनालिसिस ऑफ नैरेटिव प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या आता है? कथात्मक परियोजनाओं का विश्लेषण, मतलब पिछले प्रकार के समान इस दृष्टिकोण में दूसरे द्वारा बनाई गई कथाओं की जांच करना शामिल है। ठीक है, उसके बाद है इंटरव्यूज एंड रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग में क्या आएगा? उसमें शोधकर्ता जो साक्षात्कार और पुनः कहानी, इसमें रिसर्चर जो है इंटरव्यू लेगा, आयोजित करेंगे और फिर एकत्रित कहानियों के आधार पर सहयोगात्मक रूप से नई कथाएं बनाएंगे। इंटरव्यू लिए, सबका कहानी लिए, लिखे, उसके बाद डायरेक्टर मान लो सपोज, वो कहाँ से कहानी बनाते हैं? वो बहुत कहानी देखे सुने, उसका उनके दिमाग में बहुत सारे बुक्स वो लोग पढ़ते हैं, हाँ, उसका एक नई कहानी वो बना लेते हैं बेस्ड ऑन द कलेक्टेड स्टोरीज। ठीक है, उसी तरह से ओरल हिस्ट्री एंड जर्नल्स। इसमें क्या है? कलेक्टिंग ओरल हिस्ट्रीज और एनालाइजिंग पर्सनल जर्नल्स प्रोवाइड्स रिच नैरेटिव डेटा। उसी तरह से कलेक्टिंग बैकग्राउंड नैरेटिव्स। इसमें क्या है? हिस्ट्री और ऑफ ए फेनोमेना, किसी भी कंटेक्स्ट और हिस्ट्री जानने के लिए इसका यूज होता है। फिर स्टोरी टेलिंग है, लेटर राइटिंग है, ईमेल्स है, ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस है। ये क्या है? नैरेटिव्स का वैल्यूएबल सोर्सेस हो सकते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है, उसको पहले, अभी तो लेटर कम हो गया, अब लेटर की जगह ईमेल हो गया है ना? तो इसीलिए ईमेल भी है, स्टोरी टेलिंग है, तो ये सारी चीजें नैरेटिव्स को डिस्क्राइब करती है। फिर बायोग्राफी है, बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैप्चरिंग देयर लाइफ स्टोरीज। जो लाइफ स्टोरीज किसी का जानना है तो इसमें क्या करते हैं? शोधकर्ता व्यक्तियों के जीवन संबंधी विवरण बनाते हैं, उनके जीवन की कहानियों को दर्शाते हैं, है ना? रिसर्च होता है, फिर एक कहानी बनता है महात्मा गांधी पे, जिस जो भी है, जिन पे भी कहानी बन रही है, तो वो पूरा जीवन संबंधित विवरण होते हैं। फिर लाइफ हिस्ट्री है, एंटायर लाइफ का एक्सपीरियंस इसमें लिखा रहता है। फिर केस स्टडीज है, रिसर्चर्स फोकस ऑन स्पेसिफिक केसेस और इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर देयर नैरेटिव्स इन डेप्थ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं 16। और क्या है? इथनोग्राफी है। इथनोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे अभी।
ग्राउंडेड थ्योरी है, फिनोमेनोलॉजी है। ग्राउंडेड थ्योरी जस्ट हमने पढ़ा, रिसर्चर्स डेवलप थ्योरीज बेस्ड ऑन इमर्जेंट थीम्स फ्रॉम कलेक्टेड नैरेटिव्स। शोधकर्ता एकत्रित आख्यानों से उभरते विषयों के आधार पर क्या करते हैं, सिद्धांत विकसित करते हैं। और निर्विन्स विज्ञान यानी कि एथनोग्राफी क्या होता है, इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द नैरेटिव्स ऑफ ए कम्युनिटी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझा जाता है एथनोग्राफी में। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, दिस अप्रोच एम्स टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंसेस थ्रू नैरेटिव्स। हाँ, जीवित अनुभवों के सार को समझना है, फेनोमेनोलॉजी। तो ये 16 तरह के हो गए। अब स्टेप्स देखेंगे नैरेटिव रिसर्च डिजाइन के, क्या क्या स्टेप्स होंगे। नैरेटिव रिसर्च डिजाइन का क्या होगा, पहला डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन, पहले एक रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करेंगे हम लोग, क्या रिसर्च का हमारा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद उसका सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स, उसमें देखेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन रहेंगे, हमारे रिसर्च में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा हमारे स्टडी में, ठीक है। उन व्यक्तियों की पहचान करेंगे जो आपके अध्ययन के में भाग लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, डेटा कलेक्शन होगा। डेटा कलेक्शन में क्या होगा, डेटा कलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, नैरेटिव इंटरव्यूज लेंगे डायरीज ऑफ और जर्नल से और आर्चिवल मटेरियल से। इंटरव्यू लिए, पर्सनल स्टोरीज जाना एक्सपीरियंस से और पर्सपेक्टिव्स उनका जाना। फिर डायरीज मिला या जर्नल्स मिला, वहां से हम लोग रिटन नैरेटिव्स वहां से भी निकाले हम लोग। फिर आर्चिवल मटेरियल्स, हाँ, अभिलेखीय सामग्री जो भी है, दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज या पत्र है या कोई भी स्रोत जो है, उससे हम लोग डेटा संग्रह करेंगे। फिर है फोर्थ स्टेप है ट्रांसक्राइब एंड एनालाइज नैरेटिव्स। इसमें क्या होगा, कथनों का प्रतिलेखन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। उसी तरह से फिफ्थ क्या है, कोडिंग एंड कैटेगराइजेशन, मतलब हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, डेटा को वर्गीकृत करने के लिए गुणात्मक कोडिंग तकनीकों का उपयोग करेंगे और इसके बाद उसको श्रेणी बनाएंगे और अवधारणाएं समझेंगे वर्गीकरण करके कि क्या किसमें क्यों ऐसी चीजें हो रही है। फिर इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग मेकिंग, उसके बाद क्या करेंगे, व्याख्या और अर्थ निर्धारण करेंगे। अंतर्निहित अर्थों और निहित अर्थों को समझने के लिए कोडेड डेटा की व्याख्या करेंगे, उस सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करेंगे जिसमें आख्यान स्थित हैं। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आया हमारा, सेम सब स्टेप्स रहता है, थोड़ा बहुत आप इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। जैसे क्या है, रिसर्च का क्वेश्चन उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं निकल जाएंगे। पहले तो अपना रिसर्च किस टॉपिक पे करना उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको समझेंगे, डिफाइन करेंगे, रिसर्च का क्वेश्चन क्लियर रहेगा। उसके बाद पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, नैरेटिव इंटरव्यू से, डायरीज और जर्नल से, आर्चिवल मटेरियल से। उसके बाद ट्रांसक्राइब एंड एनालाइज नैरेटिव्स, मतलब कथनों का प्रतिलेखन और विश्लेषण करेंगे। फिर कोडिंग और वर्गीकरण करेंगे और फिर व्याख्या और अर्थ निर्धारण होगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, रिपोर्ट फाइंडिंग्स होगा, मतलब रिपोर्ट से निष्कर्ष निकालेंगे। रिपोर्ट से कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, राइट अप योर फाइंडिंग्स इन रिसर्च रिपोर्ट और आर्टिकल, मतलब अपना जो निष्कर्ष है उसको रिपोर्ट उसको लेख में लिखेंगे हम लोग। और क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट द नैरेटिव्स, थीम्स एंड इनसाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एनालिसिस, मतलब विश्लेषण से प्राप्त जो विवरण है, विषय वस्तु है और अंतर्दृष्टि है, उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एनआर डिजाइन जो है, नैरेटिव रिसर्च डिजाइन, उसको क्या करेंगे, रिचनेस एंड डेप्थ ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, ये डेप्थ में जाता है। डिजाइन व्यक्तिगत अनुभवों की समृद्धि और गहराई पर जोर देता है। यह शोधकर्ताओं को कहानी कहने के लेंस के माध्यम से जटिल घटनाओं का पता लगाने की अनुमति देता है। कोई भी जटिल चीजें हुई, कैसे हुई, क्या हुई, कैसे, पिक्चर्स में आप देखते हो ना, अब मूवी याद रखो ना इसको, कि कैसे भी कोई कोई घटना हो गया या सीआईडी वगैरह ही गया, कुछ क्राइम हो गया, तो क्राइम सीन में क्या करता है, रिसर्च करता है। कैसे करता है, जो है उसका नौकर से पूछा, बगल वाले से पूछा, कहाँ कहाँ से, सबसे स्टोरी टेलिंग, कौन सबका स्टोरी अगर मैच हो रहा है, कुछ अलग है क्या है, तो उसमें एक पैटर्न खोजता है। तो ये सारी चीज आप वहां से आप प्रैक्टिकल वे में देख सकते हो, कहाँ कहाँ से क्या चीज है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, नैरेटिव रिसर्च डिजाइन क्लियर है, कुछ नहीं था, ये सिंपल था। मैंने बताया नैरेटिव रिसर्च डिजाइन, मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स इन कंडक्टिंग नैरेटिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। ये कुछ नहीं है, कहानी के माध्यम से है ये, आई थिंक ये क्लियर है, ऑल क्लियर मैम, यस मैम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं केस स्टडी। यस मैम, भावना, यस मैम, ओके, थैंक यू। फिर केस स्टडी हम लोग देखते हैं, केस स्टडी में क्या होता है, ठीक है।
केस स्टडी मतलब मामले का अध्ययन, कोई भी केस का अध्ययन होता है ना। अब क्या होता है, एडवोकेट का आप एग्जांपल लो, एडवोकेट को कोई केस मिला जाता है तो क्या करता है, उसका सारा फाइल मंगाता है, फिर केस का स्टडी करता है कि एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है, क्या है नहीं है। फिर उसके बाद वो आपके पक्ष विपक्ष जो सब है कि आपका केस का वो स्टडी करेगा, तो पक्ष से वो लड़ाई करता है, मतलब लड़ाई नहीं कहेंगे उसको, मतलब स्टैंड लेता है। ठीक है, तो केस स्टडी उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल एक रख सकते हैं याद। ये क्या है, विशिष्ट विषय जैसे व्यक्ति, समूह, घटना, संगठन या घटना का विस्तृत अध्ययन है। इसमें क्या होता है केस स्टडी में, ये डिटेल्ड स्टडी है। केस स्टडी मतलब किसी भी चीज को एकदम डिटेल में जाना, माइन्यूट छोटी छोटी चीजों को भी एकदम अच्छे से समझना। कोई भी घटना है, कोई भी आदमी है, ग्रुप है, प्लेस है, इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई घटना है, सब चीजों को एकदम छोटे से विस्तृत तरीके से जानना। केस स्टडी कब यूज होता है, सोशल, एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड बिजनेस रिसर्च में इसका यूज होता है। एक केस स्टडी रिसर्च डिजाइन यूजुअली इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बट क्वांटिटेटिव मेथड्स आर समटाइम्स आल्सो यूज्ड। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्वांटिटेटिव मेथड्स भी यूज होते हैं पुलिस केस स्टडी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या है, उसी का है केस स्टडी मतलब क्या हो गया, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, एकदम उसको क्या करेंगे, गहन खोज प्रदान करने की जो चीजें हैं वो केस स्टडी में आएंगे। डिटेल्ड इन डेप्थ मतलब क्या आएगा, डिटेल्ड एग्जामिनेशन आएगा। सारे फील्ड में ये यूज होता है, सोशल साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, प्रैक्टिकल, सभी जगह। और इसमें क्या होता है, इट अलाउज अस टू गेन कॉन्क्रीट, कॉन्टेक्चुअल एंड नॉन्स नॉलेज अबाउट द चूजन सब्जेक्ट। ये क्या है, ठोस, प्रासंगिक और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है ना। केस स्टडी हम डीपली पढ़ते हैं तो हमें ठोस पता चल रहा है, प्रासंगिक बातें पता चल रही है, और सूक्ष्म, एकदम छोटी से छोटी बातों को भी इसमें मिस नहीं कर सकते हम लोग, हर कुछ को देखना है ना। क्या पता उस छोटी सी बातों को जिसको हम इग्नोर करेंगे उससे केस चेंज हो जाए, है ना। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, केस स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, उसको पहला देखेंगे, फोकस। Second is qualitative approach. Third is contextual exploration. Fourth is real world relevance. ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहला देखेंगे क्या है, फोकस। विशेषताएं में पहला फोकस है। तो इसमें केस स्टडी जो है एक बात को पूरी तरह से समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। फोकस्ड है ना, पूरी तरह से समझने के लिए एक बात को, कोई भी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। या कोई व्यक्ति, कार्यक्रम, समूह या कोई विशिष्ट नीति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको समझता है, वो डीपली समझता है, फोकस्ड। ठीक है, दूसरा गुणात्मक दृष्टिकोण। इसमें क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच इसमें आल्सो यूज्ड होता है, दोनों मेथड्स इसमें यूज हो सकते हैं। फिर कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लोरेशन। कॉन्टेक्चुअल मतलब कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या उसको कहते हैं, प्रासंग। हाँ, प्रासंगिक अन्वेषण मतलब उस मामले के संदर्भ में अर्थ और निहितार्थ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उस प्रसंग में क्या क्या चीजें हुई, क्या है नहीं है, उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें इंसाइट प्रदान करता है। फिर रियल वर्ल्ड रिलेवेंस मतलब case studies are particularly useful when you want to explore a real world situation in depth. जब हम किसी भी real world situation मतलब वास्तविक दुनिया की स्थिति का गहराई से पता लगाना चाहते हैं तो केस स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट्स क्या है, केस स्टडी के डिजाइन के क्या क्या घटक हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बताइए, मैसेज कीजिए। बहुत इजी सा है, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, बस डिस्कस करना है ना। आप लोग तो इतना जान रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लियर है मैम, ओके, थैंक यू मनीष। भावना, यस मैम। और किनका है, और कौन है जुड़े हुए, सबको समझ आ रही है ना, क्लियर है। पानी का बॉटल लेके साथ में बैठी, बहुत गर्मी है और मैं इतना बोल रही हूँ तो गला सूख रहा है। चलिए, तो अब रिसर्च क्वेश्चन इसका देखेंगे हम लोग, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं।
रिसर्च का क्वेश्चन रहेगा, फिर डेटा कलेक्शन है, फिर डिलिमिटिंग द केस है, फिर एनालिसिस है। आप कहाँ से हो मैम? मैं महाराष्ट्र से हूँ अभी। रिसर्च क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? क्या शोध प्रश्न होगा। डिजाइन के घटक क्या है? पहले शोध प्रश्न, रिसर्च जो होना चाहिए केस स्टडी में, तो रिसर्च का क्वेश्चन होना चाहिए। फिर रिसर्च के क्वेश्चन के बाद उस हिसाब से हम लोग डेटा का कलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे कलेक्शन? ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, और जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, टेस्ट होंगे, रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एंड राइटिंग सैंपल्स, इन सब से डेटा कलेक्शन होगा। फिर डिलिमिटिंग द केस, मतलब उसका बाउंड्रीज हम लोग सेट करेंगे। हम लोग रिसर्च पेपर जो बनाते हैं, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस जो बनाते हैं, उसमें हम लोग सब कुछ करते। एक हमारा ये भी पार्ट आता है डिलिमिटिंग द हाइपोथेसिस या डिलिमिटिंग द रिसर्च, ऐसा करके एक रहता है। तो उसमें हम लोग उसको लिमिट भी, डिलिमिट भी, मतलब लिमिट भी सेट करते हैं कि क्या है, नहीं है, कहाँ तक होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम भावना। तो इसमें हम उसका बाउंड्रीज जो है वो सेट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, डिलिमिटिंग द केस में क्या आएगा? डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी, व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स द केस। आप लोग तो मास्टर्स किए हैं, तो आप लोग डिसर्टेशन भी बनाए होंगे, डिसर्टेशन जो कहते हो, है ना? तो आप लोगों का तो सिनॉप्सिस ये सब बनाए होंगे, उसके बाद डिसर्टेशन बनाए होंगे, डिसर्टेशन। तो वो क्या है, पीएचडी का जो रिसर्च पेपर है उसका छोटा रूप है, तो उसमें सारे स्टेप्स आते हैं, तो वो आप लोगों का क्लियर होगा, आई होप सो। आप लोगों ने रिसर्च किया है ना मास्टर्स में? भावना, मनीष। फिर है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करेंगे हम? एनालाइज करेंगे जो डेटा हमने कलेक्ट किया है और उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, यस मैम। मनीष। भावना, नो, वहां सिलेबस में नहीं, मतलब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है ना, या वहां पे सिलेबस में नहीं था? हो सकता है कहीं ऐसा हो ना हो सिलेबस में। ठीक है, तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हो गए, रिसर्च क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन, डिलिमिटिंग द केस और एनालिसिस। ये है कंपोनेंट्स ऑफ केस स्टडी डिजाइन। ओके, अब टाइप्स ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक है सिंगल केस स्टडी, पहला देखते हैं हम लोग। सिंगल केस स्टडी क्या होता है? ये है, ए सिंगल केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल केस। सिंगल केस जो है, सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है मैम, ओके, आगे मिलेगा फिर। इसमें हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं सिंगल केस का, सिंगल केस स्टडी में। इन डेप्थ एनालिसिस तो सभी में करेंगे, लेकिन इसमें सिंगल केस का रहता है, नाम है सिंगल केस स्टडी, तो सिंगल केस का स्टडी करते हैं। This type of case studies is useful when the researcher wants to understand a specific phenomenon in detail. ये कब रिसर्च होता है? जब शोधकर्ता किसी विशिष्ट घटना को विस्तार से समझना चाहता है। उदाहरण के लिए क्या है कि एक शोधकर्ता किसी विशेष स्वास्थ्य स्थिति या किसी विशिष्ट संगठन के साथ उनके अनुभवों को समझने के लिए, उनकी प्रबंधन प्रथाओं का पता लगाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति पर एकल मामले का अध्ययन कर सकते हैं। एकल मामला मतलब सिंगल केस स्टडी जो है, वो उसको कह रहे हैं सिंगल केस स्टडी। ठीक है, शोधकर्ता कई स्रोतों से डेटा एकत्र करता है, जैसे साक्षात्कार, अवलोकन और दस्तावेज, और डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे सामग्री विश्लेषण या विषयगत विश्लेषण। एकल मामले अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग अक्सर नए शोध प्रश्न उत्पन्न करने, सिद्धांत विकसित करने या नीति या अभ्यास को सूचित करने के लिए किया जाता है। क्या है ये? इसमें क्या है, देर एक्सपीरियंस विद पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन, उस एग्जाम्पल मैंने बताया। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? अच्छा, यहाँ पे देखो, अब टेक्निक्स क्या क्या आएगा, जैसे कंटेंट एनालिसिस होगा या थीमेटिक एनालिसिस होगा। ठीक है, तो ये है पहला सिंगल केस स्टडी। अब थोड़ा स्कोर देख लेते हैं सिंगल केस स्टडी को। क्या है ये? इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल केस। सिंगल केस का इन डेप्थ एनालिसिस सिंपल देखेंगे हम। इसका पर्पस क्या होता है? इसमें किसी स्पेसिफिक फेनोमेनन को रिसर्चर को जानना रहता है डिटेल में, सॉरी, तो वो
सिंगल केस स्टडी करता है। डेटा कलेक्शन कैसे होता है? मल्टीपल सोर्सेज से, इंक्लूडिंग इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट, कंट्रीब्यूशन टू डेटा कलेक्शन। यहाँ से डेटा कलेक्शन होता है। फिर एनालिसिस टेक्निक क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी आर कॉमनली यूज्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट ऑन योर पेपर। ठीक है, फिर यूज केसेस कौन सा होगा? सिंगल केस स्टडीज इन्फॉर्म पॉलिसी, प्रैक्टिस, जनरेट न्यू रिसर्च क्वेश्चंस और डेवलप थ्योरीज। उसके बाद थ्योरीज डेवलप होती है। ये सिंगल केस स्टडी क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल केस स्टडी। सिंगल में सिंगल के लिए था, मल्टीपल में क्या होगा? सेवरल केसेस का होगा। एनालिसिस ऑफ सेवरल केसेस दैट आर सिमिलर इन नेचर, जो सिमिलर नेचर में है। यहाँ देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल केस, और इसमें क्या है? एनालिसिस ऑफ सेवरल केसेस दैट आर सिमिलर इन नेचर। एक ही जैसा बहुत सारे केस है जो सिमिलर इन नेचर है, उनका मल्टीपल केस स्टडी, उनके पे स्टडी की जाएगी। दिस टाइप ऑफ केस स्टडी इज यूजफुल व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द केसेस। इसमें क्या है? मल्टीपल है तो या तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज है या उनमें क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, तो दोनों चीजें जानने के लिए वो मल्टीपल केस स्टडी करता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ का लेंगे, क्या एग्जाम्पल है? A researcher might conduct a multiple case study on several companies to explore the factors that contribute to their success or failure. The researcher collects data from each case, compares and contrasts the findings, and uses various techniques to analyze the data such as comparative analysis or pattern matching. ठीक है, मल्टीपल केस में क्या होगा? कंपैरिजन हो रहा है ना, तो क्या होगा? कंपैरेटिव एनालिसिस होगा या पैटर्न रहेगा, सिमिलर है, डिफरेंस क्या है? तो पैटर्न मैचिंग। ये इसके टेक्निक्स होंगे यहाँ पे। द फाइंडिंग्स ऑफ ए मल्टीपल केस स्टडी कैन बी यूज्ड टू डेवलप थ्योरीज, इन्फॉर्म पॉलिसी और प्रैक्टिस और जनरेट न्यू रिसर्च क्वेश्चंस। इसमें क्या करता है? यह एक शोधकर्ता उन कारकों का पता लगाने के लिए कई कंपनियों पर बहु मामले का अध्ययन कर सकता है जो उनकी सफलता या विफलता में योगदान देते हैं, और इस तरह से क्या करता है? वो पैटर्न देखता है, विश्लेषण या पैटर्न मिलान करता है, उसके बाद वो उस पर कंक्लूजन निकालता है। पैटर्न मैचिंग, बिल्कुल क्लियर है। ये मल्टीपल केस स्टडी क्या है? सेवरल केसेस एनालाइज करेंगे, सेवरल केसेस दैट शेयर सिमिलैरिटीज, जिसमें सिमिलैरिटीज है, सेवरल केसेस, उसको एनालाइज करना है। पर्पस क्या है? डिफरेंस, कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस, क्या कॉमन है और क्या डिफरेंसेस है, दोनों को पता लगाना, CND। डेटा कलेक्शन कैसा होगा? ईच केस में डेटा कलेक्शन होगा और कंपैरिजन होगा। ठीक है, एनालिसिस टेक्निक क्या होगा? कंपैरेटिव एनालिसिस और पैटर्न मैचिंग। कंपेयर है तो सब जगह पैटर्न मैचिंग है, कंपैरेटिव एनालिसिस ही होगा, है ना। फिर यूज कहाँ पे होता है? मल्टीपल केस स्टडी कंट्रीब्यूट टू थ्योरी डेवलपमेंट, पॉलिसी, प्रैक्टिस, इनसाइट्स और न्यू रिसर्च क्वेश्चंस, वहां पे उसका यूज होता है। ये हो गया बहुमामले का अध्ययन। अब नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी। इसमें क्या है? खोजपूर्ण केस अध्ययन। इसमें क्या है? एक खोजपूर्ण केस अध्ययन का उपयोग किसी नई या समझी गई घटना का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का केस अध्ययन तब उपयोगी होता है जब शोधकर्ता घटना के बारे में परिकल्पना या सिद्धांत उत्पन्न करना चाहता है। जब उसको क्या चाहिए? कोई जनरेट, उसको हाइपोथेसिस या थ्योरीज कोई बिल्डअप करना चाहता है किसी पर्टिकुलर घटना के लिए, तो वो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी करते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े हैं इसको, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़े हैं, वही चीज इसमें केस स्टडी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या है कि एक शोधकर्ता समाज पर इसके संभावित प्रभाव को समझने के लिए एक नई तकनीक पर खोजपूर्ण केस अध्ययन कर सकता है। शोधकर्ता कई स्रोतों से डेटा एकत्र करता है, जैसे साक्षात्कार, अवलोकन और दस्तावेज, और डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे कि जमीनी सिद्धांत या सामग्री विश्लेषण, ग्राउंडेड थ्योरी और कंटेंट एनालिसिस। ये आप देख सकते हो, ये इस चीज को लिख लो। एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी में क्या यूज होगा? ग्राउंडेड थ्योरी या कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोरेटरी का यही था, यूज टू एक्सप्लोर न्यू और अंडरस्टैंड फेनोमेना, अंडर स्टडीड फेनोमेना। एक्सप्लोर न्यू और अंडर स्टडीड फेनोमेना मतलब नई या समझी गई घटनाओं का पता लगाने के लिए होता है।
पर्पस क्या है? नया हाइपोथेसिस या थ्योरी बनाना। डेटा कलेक्शन कैसे होगा? इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, डॉक्यूमेंट से। एक मिनट। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। एनालिसिस टेक्निक क्या हो जाएगा इसका? ग्राउंडेड थ्योरी और कंटेंट एनालिसिस। ग्राउंडेड थ्योरी होगा या कंटेंट एनालिसिस होगा। यूज कहाँ करेंगे? केस स्टडी, इन्फॉर्मिंग पॉलिसी, प्रैक्टिस और जनरेशन रिसर्च क्वेश्चंस। भावना क्लियर है, मनीष क्लियर है, और सबको क्लियर है ना? चलिए, थैंक यू। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी। डिस्क्राइब होगा, इसमें क्या है? दिस केस स्टडी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमेनन इन डिटेल। डिटेल्स है ना, डिस्क्राइब करना मतलब एकदम डिटेल्स में जाना, डिस्क्रिप्शन के साथ जाना, है ना? नाम से बहुत कुछ केस हो जाता है। This type of case study is useful when the researcher wants to provide a comprehensive account of the phenomena. Comprehensive मतलब किसी शोधकर्ता क्या करेगा? घटना का व्यापक विवरण प्रदान करना चाहता है। हम लोग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन, उसमें क्या है? व्यापक रहता है विवरण। उसी तरह से वर्णनात्मक केस स्टडी, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के क्वेश्चन आंसर करते हैं ना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ए रिसर्चर माइट कंडक्ट ए डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी ऑन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी to understand its social and economic characteristics. The researcher collects data from multiple sources such as interviews, observations, and documents, and uses various techniques to analyze the data such as content analysis or thematic analysis. एनालाइज कैसे होगा डिस्क्रिप्टिव का? कंटेंट एनालिसिस से या थीमेटिक एनालिसिस से। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिए। The findings of a descriptive case study can be used to inform policy or practice to generate new research questions. इसमें क्या होता है? वर्णनात्मक केस अध्ययन है और इसमें हम लोग साक्षात्कार लेते हैं, अवलोकन, और क्या है ये सब? इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें इस पे सोर्सेस होती हैं। और सामग्री विश्लेषण या विषयगत विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस या थीमेटिक एनालिसिस से एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? वर्णनात्मक वर्णन है, डिस्क्राइब करना है। फिर इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, वाद्य केस। An instrumental case study is used to understand a particular phenomenon that is instrumental in achieving a particular goal. इंस्ट्रूमेंटल ये वाद तो नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटल मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, कहते हैं यू आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर दिस केस, यानी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिनन और केस, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर फेनोमेना को, किसी भी घटना को समझने के लिए दैट इज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग ए पर्टिकुलर गोल, वहां पे इसका इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी होगा। दिस टाइप ऑफ केस स्टडी इज यूजफुल व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द फिनोमिनन इन अचीविंग द गोल। कोई भी घटना जो है, क्या होता है उसकी क्या भूमिका है, उसको समझने के लिए क्या होता है, घटना की भूमिका है ना, क्यों इंस्ट्रूमेंटल है, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, उसका उस घटना से क्या कारण हुआ। कोविड आया, उस कोविड की घटना के कारण क्या चेंजेस हुआ, इंस्ट्रूमेंटल क्या हो जाएगा? कोविड का केस। उस घटना की क्या भूमिका रही, सोशल
जो हमारा नेटवर्किंग है या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है उसको लाने में इसका क्या भूमिका रहा? तो ये क्या है यहाँ पे, कोविड ही क्यों रिस्पॉन्सिबल रहा? उसके बाद से ज़्यादा हो रही है ना, पहले भी थी लेकिन कम उपयोगी, कम था यूज में, है ना। उदाहरण के लिए क्या है, एक शोधकर्ता क्या करेगा, वो गरीबी कम करने जैसे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने पर इसके प्रभाव को समझने के लिए किसी विशेष नीति पर एक महत्वपूर्ण केस अध्ययन करता है। शोधकर्ता कई स्रोतों से डेटा एकत्र करता है, जैसे साक्षात्कार, अवलोकन और दस्तावेज, और डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे सामग्री विश्लेषण या विषयगत विश्लेषण। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। केस स्टडी जो है उसमें डेटा कलेक्शन का कौन कौन सा मेथड होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन से होगा, अवलोकन करके हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, या तो उसको ऑब्जर्व करेगा कुछ दूरी से, या फिर रिकॉर्डेड यूजिंग नोट्स, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोग्राफ्स। अब देखेंगे ना, अभी जो इंटरव्यू होता है तो फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ, या टीचिंग का ऐप देख लो तो बोला जाएगा, नहीं तो अब जो है आप अपना यूट्यूब का वीडियो है या लिंक है, सोशल मीडिया का कुछ है, वो आप दिखाओ। वहां से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके फैक्ट, मतलब फैक्ट नहीं, उसके पार्ट हैं। ऑब्जर्व करेगा या तो डिस्टेंस से करेगा, या उसके नोट से, ऑडियो से, वीडियो रिकॉर्डिंग से, फोटोग्राफ से, यहाँ से ऑडियो, ये ऑब्जर्वेशन होगा। इंटरव्यूज लिया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी इंटरव्यूज होगा, इन पर्सन, ओवर द फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सबसे इंटरव्यू लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट से होगा, दस्तावेज, वहां से जानकारियां प्राप्त होगी। फिर सर्वेज होंगे, सर्वे किया जाएगा, करते हैं हम लोग, सर्वे करते हैं ना, रिसर्च जो हम लोग करते हैं मास्टर्स में, इसमें सर्वे करते हैं, उसमें गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं, भेजते हैं, कैसे, फोन से, मेल से, ईमेल से, ऑनलाइन, जैसे भी है। ऑफलाइन भी भेज सकते हैं आप, लेकिन अभी ऑनलाइन लोग ज्यादातर देते हैं, है ना, ज्यादा लोगों का एक्सेस हो। इस तरह से सर्वे होता है, उसके बाद हम लोग रिसर्च करते हैं। यस मैम, सर्वे। ठीक है, और क्या है, आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियां। आर्टिफैक्ट्स क्या है, आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स रिलेवेंट टू द केस स्टडी, मतलब कलाकृतियां केस स्टडी के लिए प्रासंगिक भौतिक वस्तुएं हैं। कलाकृतियों में उपकरण इंक्लूड्स टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द केस स्टडी फेनोमेनन। कोई भी आर्टिफैक्ट्स, कलाकृति कौन कौन सा टूल है, कौन सा इक्विपमेंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या अदर ऑब्जेक्ट है, जो इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करें, अंतर्दृष्टि प्रदान करें, वो सब आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। ओके, स्टेप्स क्या होगा केस स्टडी रिसर्च करने के लिए, पहले हम रिसर्च का क्वेश्चन बनाएंगे, उसका केस को सिलेक्ट करेंगे, रिसर्च का क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, केस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द केस, फिर कलेक्ट डेटा करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे कैसे, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, डॉक्यूमेंट से, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीजें हैं। ट्राइंगुलेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, फिर एनालाइज डेटा करेंगे, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, कोई भी टेक्निक, एप्रोप्रिएट टेक्निक, जैसे कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस। उसके बाद पैटर्न देखेंगे, थीम्स देखेंगे, क्या इंसाइट्स है, क्या उसका अंतर्दृष्टि है, उसको देखेंगे। उसके बाद हमें कंक्लूजन मिलेगा, दिस इज द फिफ्थ स्टेप, ड्रॉ कंक्लूजन्स, एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट एंड डेसिमेट, मतलब रिपोर्ट और प्रसारित करेंगे, परिणाम निकलने के बाद उसको प्रसारित करेंगे, आर्टिकल उसको छपवाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। आर्टिकल को ऐसे ही नहीं छप जाता ना, इतने सारे स्टेप्स के बाद उसको वैलिड माना जाता है। वैलिड मतलब मान्य है, वैध है, तो उसको सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग कि केस स्टडी का स्ट्रेंथ क्या है और इसका वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ केस स्टडी का ये है कि ये जटिल घटनाओं में समृद्ध विस्तृत अंतर्दृष्टि है, मतलब रीच डिटेल्ड इनसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। फिर एक कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कौन सी कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बातें की जा रही है, कौन से कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो उसका अंडरस्टैंडिंग मिलता है। थ्योरी डेवलपमेंट में इसका हेल्प मिलता है। और क्या है, मल्टीपल डेटा सोर्सेस इनहांस वैलिडिटी, इसका जो है एकाधिक डेटा स्रोत वैधता बढ़ाते हैं। एक से ज्यादा मल्टीपल डेटा सोर्स है ना, तो ये क्या है, वैलिडिटी इसका बढ़ाते हैं।
क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। चलिए, थैंक यू। उसका वीकनेस क्या है? वीकनेस इसका क्या है? लिमिटेड जनरेबिलिटी है, मतलब सीमित सामान्यीकरण है, सभी जगह इसको नहीं वैलिड कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इसमें बहुत लगता है। सब्जेक्टिविटी इन डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डेटा व्याख्यान में विषय परखता है। और क्या है? पोटेंशियल बायस इन रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव, शोधकर्ता के परिप्रेक्ष्य में संभावित पूर्वाग्रह है कि शोधकर्ता का जैसा पर्सपेक्टिव रहेगा उसमें डाल देगा, ये सभी जगह से उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है। क्लियर है ये? नेक्स्ट स्टार्ट करें। क्या क्या हमने पढ़ा अभी? नरेटिव रिसर्च डिजाइन, मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स इन कंडक्टिंग नरेटिव डिजाइन पढ़ा, केस स्टडी मीनिंग पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, कंपोनेंट्स पढ़ा ऑफ ए केस स्टडी डिजाइन, टाइप्स ऑफ केस स्टडी डिजाइन पढ़ा, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग ए केस स्टडी रिसर्च पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ा, वीकनेसेस पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इथनोग्राफी पढ़ेंगे। अभी इथनोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? मीनिंग, characteristics, underlining assumptions, steps of conducting ethnographic research, writing ethnographic account, strength and weaknesses। तो ये सारी चीजें एथनोग्राफिक में आएंगी। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं। क्या आपने मैसेज किया? एथनोग्राफी नेक्स्ट। हाँ, एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी, इसका हिंदी में नृवंश विज्ञान कहते हैं। ये क्या है? उस शोध की लिखित रिपोर्ट को भी संदर्भित करता है जिसे नृवंश विज्ञानी बाद में तैयार करते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। इथनोग्राफी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एक क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है दैट इन्वॉल्व्स इमर्जिंग योरसेल्फ इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्जर्व देयर बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस अप क्लोज। मतलब कोई भी कम्युनिटी है और या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बिहेवियर को, उसका इंटरेक्शंस को क्लोज से। The word ethnography also refers to the written report of the research that the ethnographer produces afterwards। तो एथनोग्राफी क्या है? फ्लेक्सिबल रिसर्च मेथड है। क्या होता है? उससे डीप अंडरस्टैंडिंग मिलता है कोई भी ग्रुप शेयर्ड कल्चर का, कन्वेंशंस का, सोशल डायनामिक्स का। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है ना। तो किसी भी चीज के बारे में, मान लो मुझे किसी स्टेट के बारे में जानना है, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है उसके बारे में जानना है, तो इथनोग्राफिक रिसर्च वहां पे होगा। वहां पे उसके बारे में डीप एंड स्टडी हमें मिलेगी, गेन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ग्रुप शेयर्ड कल्चर, कन्वेंशंस एंड सोशल डायनामिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल और एथिकल चैलेंजेस भी होते हैं, नैतिक चुनौतियां भी शामिल है, व्यवहारिक और नैतिक। हाँ, एथनोग्राफी कहाँ यूज होता है? अब ये कहाँ पे देखो, जैसे ये कहाँ से निकला? एथनोग्राफिक रिसर्च ओरिजिनेटेड इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में ये रिसर्च का फील्ड एक था। एंड इट इज ऑफन इन्वॉल्व्ड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट living with an isolated tribal community for an extended period of time in order to understand their culture। तो वहां से स्टार्ट हुआ है ना। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव विज्ञान, मानव के लिए, मानव का अध्ययन वहां किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अक्सर एक मानव विज्ञानी शामिल होता है जो उनकी संस्कृतियों को समझने के लिए एक अलग आदिवासी समुदाय के साथ लंबे समय तक रहता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ और वो कॉन्सेप्ट को हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। तो ये प्रकार का शोध क्या है, कभी कभी वर्षों तक चलता है। उदाहरण के लिए क्या है, कॉलिन एम टर्नबल जो है, वो एम बूटी पीपल जो है, उनके साथ 3 साल तक रहे, उनके साथ रहे और समझे उनके पैटर्न को क्या है नहीं है उसके बारे में। फॉरेस्ट पीपल। हाँ, तो वहां से एथनोग्राफी जो है कॉन्सेप्ट आया है, फॉरेस्ट पीपल। और वहां से क्या है कि मतलब ये सोसाइटी को, कल्चर को देख रहा है ना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को देख रहा है। तो वहां से क्या है
ये क्या है, कॉमन अप्रोच निकल गया है वेरियस सोशल साइंस फील्ड्स, नॉट जस्ट एंथ्रोपोलॉजी। इसको अलग अलग फील्ड में भी यूज करने के जाने लगा, कम्युनिटीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एथनोग्राफिक रिसर्च जो है उसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये भी देख लीजिएगा। रिवंश विज्ञान अनुसंधान के बदले दे देगा प्रतिभागी अवलोकन। बताइए, अब सोचते रह जाएंगे क्या पूछ रहा है, पता नहीं। ठीक है। Ethnographic research, sometimes called participant observation, has been used to investigate football fans, call center workers and police officers. किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का सोसाइटल चीजों के बारे में, सोसाइटी के लिए वो उसकी स्टडी में यूज होते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है एथनोग्राफी का? इससे क्या होता है, रिसर्चर को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है टू द कल्चर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप का क्या है, उसका कल्चर, उसकी क्या प्रैक्टिसेस है, वहां पे डायरेक्ट वहां पे अप्रोच मिलता है, उसका एक्सेस मिलता है। ठीक है। ये ओपन है और फ्लेक्सिबल मेथड है। ये क्या करता है, इट एम्स टू ऑफर ए रीच नैरेटिव अकाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक कल्चर। किसी भी कल्चर का रीच जो है, समृद्ध कथा विवरण प्रस्तुत करता है ये। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका हानि क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब 3 साल रहना पड़ा तो पर्टिकुलर उसी को रिसर्च करना पड़ा, तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ना। तो इसी तरह से किसी सोसाइटल नीड्स को जानेंगे तो उसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। हम्म। तो दिस लॉन्ग टर्म इमर्सन कैन बी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। इसमें प्लानिंग केयरफुल बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जाया जाएगा। दीर्घकालिक विसर्जन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। और क्या है, एथनोग्राफिक रिसर्च कैन रन द रिस्क ऑफ ऑब्जर्वर बायस। इसमें पूर्वाग्रह का खतरा हो सकता है ना, बोलेंगे अरे वो कम्युनिटी नहीं जाओ। एक कम्युनिटी है ना, कहाँ पे है, अंडमान में आदिवासी का एक समूह है जहाँ पे इंडियन कोई भी नहीं जाते हैं, वहां उनको मार डाला जाता है। तो यहाँ क्या पूर्वाग्रह है कि वहां जाओगे तो मार डालेंगे? तो वहां अलाउड ही नहीं है, मतलब इंडियन को जाना, किसी को भी जाना वहां अलाउड नहीं है। ठीक है। एथनोग्राफी का दूसरा नाम है एथनोग्राफिक रिसर्च, उसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इथनोग्राफिक क्या है, रिसर्च मेथड है दैट इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, कल्चर और कम्युनिटी। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर है यहाँ पे, क्वालिटेटिव रिसर्च है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, डायरेक्ट इमर्जन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट इमर्जन क्या है, प्रत्यक्ष विसर्जन। मतलब जिस समुदाय का अध्ययन करते हैं तो उसके साथ महत्वपूर्ण टाइम बिताते हैं ना। अब वो एक जो एग्जांपल मैंने बताया अभी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसमें क्या हुआ कि उस आदिवासी समूह के साथ 3 साल रहना पड़ा, मतलब वहां 3 साल अपना समय बिताना पड़ा। अक्सर लोगों के बीच रहते हैं। यह विसर्जन में समूह की संस्कृति, मानदंडों और प्रथाओं की प्रामाणिक समझ को प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। उसके वहां के क्या कल्चर है, सब कुछ समझने में, ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप्स कल्चर, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, सब कुछ वहां समझ आता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रत्यक्ष और सूक्ष्म दोनों प्रकार के व्यवहार वहां पे अवलोकन करते हैं। उसके बाद हॉलिस्टिक अप्रोच है, होल कंटेक्स्ट की बात होती है। फ्लेक्सिबल मेथड है, रीच नैरेटिव अकाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक कल्चर। फ्लेक्सिबल है तो ये क्या है, यहाँ पे लचीला है, मतलब
यह विशिष्ट संस्कृति का एक समृद्ध विवरण प्रदान करता है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है, maintaining distance while analyzing the group you are embedded in is challenging। क्या है, व्यक्तिगत व्याख्या क्या है कि एथनोग्राफी जो है लिखने में व्यक्तिपरक व्याख्या शामिल होता है जो पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह का परिचय दे सकती है। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई ग्रुप है, ठीक है, एक आदिवासी का, जहाँ इंडिया में जाने का, ठीक है, तो वहां पे अलाउड नहीं है जाने का, तो हमारा क्या अभी रहेगा कि वहां नहीं जाएंगे, मार डालेगा, तो हमारा ये अपना थिंकिंग रहेगा ना, तो उससे क्या होगा, रिसर्च पे उसका असर पड़ता है कि नहीं। मनीष जी मैम को बोलिए थैंक्स, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। श्योर, फ्लेक्सिबल, आप लोगों को समझ आ रहा है, याद हो रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ना। अच्छा लगा कि मनीष ने पूछा तो भावना को पता था आंसर, उन्होंने बताया, तो यही चीज ऐसा होना चाहिए, उसी से समझ आता है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी समझ आ रही है ना। एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए, बिल्कुल। एप्लीकेशंस क्या होगा एथनोग्राफी का, ओरिजिन इसका था ना एंथ्रोपोलॉजी से, अभी स्टोरी बताई थी। फिर एंथ्रोपोलॉजी के बाद क्या है, फुटबॉल फैंस, कॉल सेंटर वर्कर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब पे उनका स्टडी किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सेस जाता है किसी कल्चर को समझने के लिए, वहां डायरेक्टली एक्सेस आपको मिलता है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है, ओपन एंड फ्लेक्सिबल है। ये क्या होता है, इट ऑफर्स ए रीच एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रुप। खुला और लचीला है, समूह के विभिन्न पहलुओं की समृद्ध और खोज प्रदान करता है। डिसएडवांटेजेस इसका क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, टाइम इसमें बहुत लगता है। फिर ऑब्जर्वर बायस है, फॉर एग्जाम्पल कि मार डालेगा तो नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, की स्टेप्स क्या है एथनोग्राफिक रिसर्च करने के लिए, पहले एक रिसर्च का क्वेश्चन चूज करना है, फिर रिसर्च का कौन सा साइट है, साइट पे जाना होगा ना, अब कौन से समूह के लोगों को आपको अध्ययन करना है, अंडमान जाके करना है, कश्मीर जाके करना है, किस पे करना है, ठीक है। तो वहां पे आप रिसर्च का साइट सेलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन एथिकल क्लियरेंस, नैतिक मंजूरी प्रदान प्राप्त करेंगे। अब आपको गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना होगा, सभी जगह से परमिशन लेना होगा, है ना। अगर वहां से परमिशन मिला उसके बाद आप वहां जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कंडक्ट ऑब्जर्वेशन एंड टेक डिटेल्ड नोट्स। उसके बाद आप अवलोकन करेंगे और विस्तृत नोट्स लेंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे कलेक्टेड डेटा, डेटा जो आएगा, एकत्रित डेटा, उसका विश्लेषण करेंगे। तो इस तरह से क्या है, ये सारे स्टेप्स हैं। की स्टेप्स क्या है, चूज ए रिसर्च क्वेश्चन, पहले रिसर्च का एक क्वेश्चन चूज करेंगे, फिर सेलेक्ट रिसर्च साइट, रिसर्च का साइट यानी कि जगह जो है, स्थल, एक शोध का स्थल चुनेंगे। उसके बाद एथिकल क्लियरेंस लेंगे, नैतिक मंजूरी, कंडक्ट ऑब्जर्वेशन एंड टेक डिटेल नोट्स एंड एनालाइज डेटा, ठीक है। आप 2 मिनट वेट कीजिए।
चलिए, तो क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? मैम, मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है सिलेबस की? प्रीवियस वीडियोस वॉच करनी है, प्लीज मैम थोड़ा बता दीजिए स्टार्टिंग कैसे करनी है। अभी आप रिसर्च पढ़ रहे हो, जैसे रिसर्च कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसके पहले वाले सारे वीडियोस वहाँ रिकॉर्डेड हैं रखे हुए, आपको टाइम मिलता है आप देखो। अभी बीच में आपको रिसर्च जो है तो एंड ही है, अभी भी समझ रहे हो आप तो अच्छी बात है ना। कल एक क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी मॉर्निंग में, उसके बाद रिसर्च कंप्लीट है, तो फिर जो नया चीज आएगा उसके साथ साथ आप पढ़ाई करो, उसके साथ आप रहोगे और प्रीवियस वाले जो रिकॉर्डेड हैं उसको आप देखो, तो वहाँ से आपके क्लियर होते जाएंगे, और नए वाले के साथ साथ पढ़ाई करो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना भावना? मनीष, ऑल क्लियर है, थैंक यू मनीष। समझ आया फिर? क्लियर है सब? और क्या रहा? वीकनेस क्या है इथनोग्राफी का? टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार हम लोग वही पढ़ रहे हैं इसको। सब्जेक्टिविटी एंड बाइस है, लिमिटेड जनरलाइबिलिटी है, रिसोर्स इंटेंसिव है, ये सब इसका क्या है? वीकनेस है। इसका स्ट्रेंथ क्या है? कल्चरल इंसाइट है, उस कल्चर के बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा, फिर बिजनेस एप्लीकेशंस है, बिहेवियरल इंसाइट्स है, और हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो ये सब इसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो गया। ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी, अपना फील्ड कौन सी स्टडी में करना है उसको देखेंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूअर कंजर्वेशन है, उसके बाद फील्ड नोट्स बनाएंगे, थिक डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसके बाद होगा थीम्स एंड पैटर्न्स देखेंगे, एथिकल कंसिडरेशंस है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, फिर राइटिंग स्टाइल है, उसका रिवीजन एंड फीडबैक। तो ये सारे उसके स्टेप्स होंगे। कल मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा रह गया ये चीज बताऊंगी कल, राइटिंग एथनोग्राफी आप लोग याद करा दीजिएगा, इसको थोड़ा बता दूंगी। अब ओवर हो रहा है, अब नहीं बोल पाऊंगी मैं, 4-5 है ये, इसको कल बता दूंगी, और साथ में और जो बचा हुआ है। मैम इवनिंग में क्लास होगी? नहीं, इवनिंग में क्लास नहीं होगी, ऐसा ही क्लास होगी डेली लगातार। अभी तो गैप भी मैं दी थी। ठीक है मनीष, तो बचा हुआ जो है कल क्लास कंप्लीट हो जाएगा हमारा और नया क्लास स्टार्ट होगा। आई थिंक कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, राइटिंग एथनोग्राफी कल ये बताऊंगी मैं। ठीक है, कल मॉर्निंग में 11 से 12, 12 से 1-2 क्लास होंगी। क्लास समझ आ रहे हैं? क्लास को कोई फीडबैक देना है? भावना, संजू, मनीष? थैंक यू मैम, थैंक यू भावना। क्लास समझ में आ रही है भावना? आपकी तो फर्स्ट क्लास है ना? आज मुझे फर्स्ट क्लास के बहुत सारे लोग मिले ना, पहले वाले क्लास में भी थे। संजू, नाइस क्लास मैम, थैंक यू संजू। डीवी सिंह एक थे, ज्वाइन किए थे, गर्ल बॉय पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तो वो भी, उनका भी फर्स्ट क्लास ही था आज। एक्सेलेंट क्लास मैम, थैंक यू मनीष, थैंक यू एवरीवन। एडोरेबल क्लास, थैंक यू भावना। कल टाइमली आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? बने रहिए, ठीक है? चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। यस मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, गुड बाय।